आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिवार क्लब के इस खास फेसबुक लाइव में। मैं हूं नीरू। पोषण सप्ताह विशेष में आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के लिए कैसा पौष्टिक आहार होना चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डाइटिशियन अंजलि फाटर। अंजलि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस फेसबुक लाइव में। बच्चों में पोषण को लेकर हमारे पास में काफी सारे सवाल हैं। सवालों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जानना चाहेंगे कि आहार की वजह से बच्चों का किस तरह का विकास प्रभावित होता है। देखिए नीरू जी, मेरा ये मानना है एज ए न्यूट्रिशनिस्ट कि बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है वो बेसिकली शुरुआत से बचपन से ही उसमें एक आहार से संबंधित यदि हम आदतें शुरुआत से ही अच्छी डाल दें, जिसे कहते हैं ना कि बेस्ट फूड हैबिट्स जी, तो यदि उनकी फूड हैबिट्स अच्छी हैं, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है, तो नेचुरली उनका शारीरिक तो होगा ही विकास, साथ ही साथ मानसिक भी विकास अच्छा होगा और वो समाज में भी एक अच्छे व्यक्ति के रूप में अपने आप को विकसित कर पाएंगे और मतलब एक उनका जो लेवल है वो भी बहुत अच्छा होगा। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसके लिए कहीं ना कहीं शुरुआत से ही बच्चों को डाइट की तरफ, न्यूट्रिशन डाइट की तरफ बहुत ध्यान देना आवश्यक है। अंजलि जी, एक चीज बताइए कि बच्चों में हम हमेशा न्यूट्रिशन की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पे कुपोषण के मामले जो है वो रेगुलर बच्चों के सामने आते रहते हैं। तो कि मिड डे मील योजना और कुछ स्कूल के स्तर पर भी शुरू किए गए थे पोषक तत्व देने के लिए, जैसे जिंक की गोलियां वगैरह भी खिलाई जाती है पोषण को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी कुपोषण जैसी समस्या से हम निजात नहीं पा रहे हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने भी 2020 में अपने एक बयान में कहा था कि भारत में हर साल कुपोषण के कारण मरने वाले 5 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। ऐसे में इस उम्र के बच्चों के लिए किस तरह का आहार होना चाहिए? देखिए, फूड सिक्योरिटी की जहां तक बात है तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत सारे, जैसे अभी आपने कहा मिड डे मील है, तो वो बच्चों, स्कूल के बच्चों के लिए प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर के स्कूल के अंदर उनको फूड प्रोवाइड करते हैं कि कोई खिचड़ी दे दिया या दलिया दे दिया, कुछ ना कुछ सीजनल फ्रूट दे दिया कि उससे उनकी अटेंडेंस आती रहे और उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस भी प्रॉपर रहे। मतलब कई घर ऐसे भी हैं कि जहां पर कि उनको लगता है कि चलो एक टाइम का बच्चा खाना खा करके आ रहा है तो चलो उस बहाने ही स्कूल चला जाए, तो स्कूल में भी उनकी अटेंडेंस प्रॉपर रहती है, एक टाइम का कम से कम उनको खाना मिलने के कारण कुछ ना कुछ न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है अच्छा। ICDS है, यानी बहुत सारी ऐसी योजनाएं सरकार बना रही है और उस पर फोकस भी कर रही है कि सभी का, बच्चों का स्पेसिफिकली यदि हम बात करते हैं तो उनका अच्छी तरह से विकास हो। और फूड सिक्योरिटी के साथ साथ मतलब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी या न्यूट्रिशनल अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी बहुत जरूरी है। जैसे अपन हीमोग्लोबिन की बात करते हैं या एंटी वर्मिंग की बात करते हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल स्टेटस के अंदर आते हैं, उनका इफेक्ट भी अच्छा पड़ता है। और एक आपने क्वेश्चन पूछा कि बच्चों का जो है वो शारीरिक और उसके विकास के लिए आपका क्या मतलब, आपका ये क्वेश्चन था कि उनको किस टाइप से वर्क कर, कुपोषण को लेकर, मतलब बच्चे कुपोषित होने के मामले फिर भी क्यों सामने आते हैं सरकार की तरफ से? इस तरह के जो योजनाएं चलाई जा रही है उसके बावजूद भी, हालांकि वो शिक्षा को बढ़ावा देना और बच्चों में पोषण दोनों चीजों को लेकर सरकार की तरफ से मिड डे मील योजना जैसी योजनाएं शुरू की गई, लेकिन उसके बावजूद भी कुपोषण के मामले जो है वो उस स्तर पे कम नहीं है। अभी भी अस्पतालों में आप जाके देखिए तो वहां पर अभी भी जो है वो ये इसके माल न्यूट्रिशन के मामले जो है वो काफी ज्यादा आ रहे हैं बच्चों में। तो ये कुपोषण की जो समस्या है ये किस तरह की है और क्या बच्चों में कुपोषण की समस्या से निजात पाने के लिए क्या किया जा सकता है? किस तरह से हमको किस तरह का आहार जो है वो बच्चों को प्रोवाइड कराना चाहिए? देखिए नीरू जी, बेसिकली क्या है कि उन प्रोग्राम्स के आप कह रहे हैं कि रिजल्ट्स कम आ रहे हैं या रिजल्ट लोगों के न्यूट्रिशनल स्टेटस उतना नहीं हो पा रहा है, कुपोषण की समस्या है, तो कहीं ना कहीं लैकिंग है इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग प्रोसेस। मतलब सरकार ने अपनी तरफ से योजनाएं बना दी हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, या टीचर्स ग्रुप ध्यान दे रहा है कि नहीं, या जो भी फूड के लिए उनका बजट आ रहा है वो पूरा फूड में जा रहा है कि नहीं, और उनको हाइजीनिकली प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं, या जो चीजें उन्होंने बोली हैं कि जितनी चीजें उनके अंदर जानी चाहिए, नंबर ऑफ कंटेंट्स होने चाहिए, तो क्या उतने जा रहे हैं या वो शॉर्टकट में दे रहे हैं। एक तो ये हो गया कि भाई सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग के लिए भी प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए। और कुछ जो लेवल है जिससे कि अपन कुपोषण कम कर सकते हैं वो है पर्सनलाइज्ड भी अपने को न्यूट्रिशनल अवेयरनेस के लिए
समाज के अंदर बहुत सारे कैंपेन्स हैं, या आप न्यूट्रिशनिस्ट का सहारा ले सकते हैं, या कम्युनिटी न्यूट्रिशन इसमें वर्क कर सकता है। बहुत सारे सरकारी प्रोजेक्ट्स भी इस पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि आयरन सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, आयोडीन सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो रहे हैं। लेकिन इनका सतत मॉनिटरिंग जरूरी है कि उनके निष्कर्ष क्या निकल रहे हैं। घर की हम यदि बात करते हैं तो घरेलू स्तर पर भी हम कोशिश करें कि अपने घरों के अंदर भी हम किचन गार्डन बनाएं, या जिससे कि आपको घर के अंदर ही ताजे फल और सब्जियां मिल जाएं, जिससे कि एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह मिल जाए। दूसरा, और विटामिन और मिनरल्स भी प्रॉपर मिल पाए, और हाइजीन कंडीशन भी ध्यान रहे। लोकल जितने भी अनाज है उनको थोड़ा सा प्रमोशन देना चाहिए। जैसे अपन व्हीट की बात करते हैं तो व्हीट हो सकता है कि कई लोगों को बहुत महंगा भी लगता हो, लेकिन रागी है, ज्वार है, बाजरा है, जो लोकल सीरियल्स हैं, मतलब सभी स्टेट्स का अपना अपना कोई ना कोई एक लोकल भी होता है अनाज, जो कि उस कॉस्ट से कम है। तो लो कॉस्ट रेसिपीज भी के बारे में भी बताया जा सकता है, उससे भी कुपोषण दूर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कुपोषण की बात है तो वो अर्बन सेक्टर है, रूरल सेक्टर में ज्यादा है, वो दोनों ही जगह बराबर है। रूरल सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ अंडर नरिश्ड बच्चे हैं, या उनका एनीमिया का स्टेटस रहता है, या उनको अदर जो वर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो रहता है, कैल्शियम डिफिशियंसीज रहती है। अर्बन सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ माल न्यूट्रिशन में ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, या वो गलत खान पान उनका है, उसके कारण उनमें शुरुआत से ही डायबिटीज की प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन, मतलब ऐसा है कि छोटे बच्चों को भी ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो देखा जाए तो ये दोनों का दोनों ही माल न्यूट्रिशन है, भले ही हम अंडर न्यूट्रिशन की बात करें चाहे हम ओवर न्यूट्रिशन की बात करें, रूरल बात करें या अर्बन बात करें, दोनों ही जगह सरकार के साथ साथ हमको स्वयं को भी प्रयास करना पड़ेगा। इसमें स्कूल्स को भी आगे आना पड़ेगा कि उनका जो टिफिन आ रहा है उसमें उनका क्या आ रहा है, या आप स्कूल की तरफ से कोई प्रोवाइड करें, या न्यूट्रिशन के उनके लेक्चर्स रहें। इवन पेरेंटिंग की भी बात करते हैं तो पेरेंट्स को भी इस टाइप की टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलना चाहिए कि आप लो कॉस्ट में भी अच्छा बना सकते हैं, कैसा आप वैरायटी दे सकते हैं, और कोशिश करें कि जो भी आप अपने बच्चे का टिफिन दे रहे हैं वो भी पूरा न्यूट्रिशन से भरपूर हो, बड़ा कलरफुल सा हो, और आप घर से बच्चे को नाश्ता करा के दे सकते हैं। कई बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा लेट उठने के उसके कारण उनका नाश्ता स्किप हो जाता है, मतलब जो आपके डे का सबसे इम्पोर्टेंट मील है वो छूट जाता है, या केवल ग्लास ऑफ मिल्क लेके आ रहे हैं। लेकिन हम ग्रोइंग बच्चों की बात कर रहे हैं तो वहां पर न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको प्रोटीन्स, उनके कार्बोहाइड्रेट, कुछ ना कुछ चीजें उनके साथ जरूर जाना चाहिए। केवल एक ग्लास ऑफ मिल्क से काम नहीं चलेगा, तो वो उनको एश्योरिटी लेनी पड़ेगी मदर्स को कि वो प्रॉपर ब्रेकफास्ट करा के भेजें, और ब्रेकफास्ट में भी जो है वो आपकी होम बेस्ड चीजें ज्यादा हो, आपने बनाई हो, उसके अंदर बहुत ज्यादा बेकरी के आइटम या प्रोसेस चीजों को हम कम से कम डालें। हम स्प्राउट्स ले सकते हैं, हम पनीर की चीजें ले सकते हैं, उसके अंदर सीजनल फ्रूट्स को हम रख सकते हैं। भले अब टाइम कम है, लेकिन टाइम कम के अंदर भी आप न्यूट्रिशनल कुछ ना कुछ चीजें उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सब यदि हमने किया तो कहीं ना कहीं हम अपने लेवल पे भी कुपोषण को कम कर सकते हैं, भले वो रूरल मदर्स हो चाहे अर्बनाइज्ड फैमिली में वो रहते हैं। तो आई थिंक दोनों ही प्रयास करें तो कम। अंजलि जी, एक है ना रिपोर्ट आई थी पिछले साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स के नाम से, उसमें भारत को 107 देशों में से 94वां स्थान मिला, जो कि साफ दिखाता है कि हमारे यहाँ पे जो है वो न्यूट्रिशन की क्या स्थिति है। तो किस तरह का सुधार की आवश्यकता आप महसूस करती हैं कि यहाँ पे खाद्य सुरक्षा को लेकर किस तरह के सुधार किए जा सकते हैं? देखिए, खाद्य सुरक्षा को लेकर के ये है कि सरकार यदि प्रयत्न कर रही है तो वो उन्नत टेक्नोलॉजीज को यूज करे, अच्छे खाद्य सामग्री को यूज करे, और उनको खाद्य सामग्री बनने के बाद भी उसकी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि खाद्यान्न बहुत अच्छा, उपज बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, वो खराब हो रहा है, या पर्टिकुलरली उन ग्रुप्स को डिवाइड नहीं हो पा रहा है, या राशन में भी उन शॉप्स पे नहीं पहुंच पा रहा है। मतलब हो तो क्या, लेकिन उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो उन सब चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए कि जिसके अंदर कि हम प्रॉपरली यदि पैदावार भी कर रहे हैं, या कोई भी रबी या खरीफ की फसलों की हम बात कर रहे हैं, तो रोटेशन में ऐसी फसलें हो कि जिन बहुत अच्छी तरह की फसलें उसके अंदर उगाएं, और ज्यादा से ज्यादा पैदावार अपन करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि और ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी हम जोर दे सकते हैं कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत अच्छा रहता है, उसमें फर्टिलाइजर्स और ये नहीं है, तो जितना आप खाना खा भी रहे हैं उसका भी न्यूट्रिशन आपको प्रॉपर मिलेगा। अदरवाइज कई बार ज्यादा फसल के उसके कारण आप अपना पेस्टिसाइड्स और वो सब चीजें डालते हैं, कई मेडिसिन ऐसी डाली जाती है जिससे पैदावार तो हो जाती है, लेकिन उस खाद्यान्न का न्यूट्रिशनल स्टेटस कम होता है। तो इन चीजों को हम यदि ध्यान रखते हैं, और जैसे मैंने कहा कि
केवल गवर्नमेंट नहीं कर सकता, सभी को अपनी इसमें अपनी ड्यूटी समझना चाहिए, भले वो पेरेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे अधिकारी हो, कि जहां हर व्यक्ति यदि अपनी ड्यूटी प्रॉपरली करता है तो निश्चित तौर पर इस टाइप को कर सकते हैं। और डेवलप्ड मेथड को हम यूज करें जिसके अंदर कि हमें समय कम के अंदर चीज यानी रिसोर्सेस कम लगे और चीजें ज्यादा अच्छे से अच्छा मात्रा में हो। तो इस टाइप से मतलब पैदावार हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर हो, उसकी सुरक्षा भी प्रॉपर हो, उसका संग्रहण या जिसे कहना चाहिए कि स्टोरेज कैसे करना है वो भी उनको बारे में बताएं। और कम्युनिटी न्यूट्रिशन जो है, जो कि हमारा न्यूट्रिशन का फील्ड है, उसके अंदर जगह जगह जाकर के अवेयरनेस कैंपेन्स भी लगा सकते हैं अपन, और उनको बता सकते हैं कि आपकी जो लोकल खाद्यान्न है उससे आप रेसिपीज कैसे बना सकते हैं, तो उनके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। उन लोगों को हो सकता है पता ही नहीं होता है कि ये जो खाद्यान्न हमारे यहाँ आ रहे हैं या उग रहे हैं, उनके अंदर से भी बहुत अच्छी रेसिपीज बन सकती है, उनसे आपका स्टेटस प्रॉपर रह सकता है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस की बात है, और अपने आप को मतलब जितना भी अपन मॉडर्नाइज कर रहे हैं, मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, उससे भी खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। एक चीज और बताइए मुझे, ये क्योंकि अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो बात करने वाले हैं 1 साल से लेके और टीन एज ग्रुप के बच्चों के न्यूट्रिशन को लेकर, और आपसे यही जानना चाहेंगे कि हर एज ग्रुप के ऊपर जो है डाइट जो है वो कितना डिपेंड करती है, किस तरह से, क्योंकि एनर्जी लेवल हर स्टेज में चेंज हो जाता है, तो एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन और डाइट मतलब उनका भी बैलेंस जो है वो बच्चों के लिए बेहद जरूरी है। तो हम शुरू करना चाहेंगे 1 साल के जो बच्चे हैं, 1 वर्ष के बच्चों की जो उम्र है उस हिसाब से, क्योंकि माँ का दूध तो उनको बेहद जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ में और किस तरह के विकल्प हो सकते हैं जिनको कि हम दूध का यानी मिल्क का पर्याय कह सकते हैं, और किस तरह की मतलब उनको उनके उसमें डाइट में शामिल किया जा सकता है, किस तरह से उनको शामिल करें, कुछ इस बारे में बताएं। जी देखिए, एज का कोई भी पड़ाव हो, उसके अंदर आपको न्यूट्रिशन का रोल है, भले वो इन्फेंसी हो चाहे ओल्ड एज हो, मतलब हर एज ग्रुप के अंदर न्यूट्रिशन का रोल सबसे अहम है। फर्स्ट 6 मंथ्स तक ब्रेस्ट फीडिंग इज कंपलसरी, लेकिन 6 मंथ्स के बाद आपको सप्लीमेंट्री या पूरक आहार देने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि बेबी का भी हेल्थ स्टेटस प्रॉपर हो और मदर्स का भी हेल्थ प्रॉपर रहे। उसके लिए आवश्यक है कि कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्री फूड्स बच्चों के लिए दिए जाए। जैसे 1 साल के बच्चों के लिए हमने बात की, तो आफ्टर 6 मंथ्स भी आप थोड़ी थोड़ी जो चीजें हैं वो मैं आपको कुछ रेसिपीज बता देती हूँ कि भाई वो आप उनके डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं। जैसे उसके अंदर आप फ्रूट्स को आप शामिल कर सकते हैं, मिल्क की भी कुछ ना कुछ रेसिपीज, जैसे कि आप खीर बना दिया या उसका स्मूदीज बना दिया, बड़ा सॉफ्ट, क्योंकि इस समय बच्चे की डाइजेशन कैपेसिटी केवल दूध को पचाने की है, बाकी चीजों को नहीं है। तो जो भी आप तेल या पल्सेस ले रहे हैं उसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी रहेगा कि वो इजी टू डाइजेस्ट हो और बहुत पका हुआ हो, प्रॉपर हो, फ्रेश हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत गर्म हो, बहुत ठंडा हो। इन सब चीजों का भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। और अभी चूंकि कोविड कंडीशन है तो हमें पूरा हाइजीन का भी प्रॉपर ध्यान रखना ही है कि कभी किसी तरह से उसमें नहीं हो। उन बच्चों को हम जैसे सूजी का खीर दे सकते हैं, या साबूदाने की चीज दे सकते हैं, या रागी दे सकते हैं, या कुछ माल्टेड फूड दे सकते हैं, कुछ फर्मेंटेड फूड्स उनको शामिल किया जा सकता है। एक एमाइलेज रिच भी दे सकते हैं, जैसे कि कुछ खाद्यान्नों को हम स्प्राउट्स कर लें और उसके स्प्राउट्स का जो है वो पाउडर बना करके उसको जिसे कहते हैं एमाइलेज रिच फूड्स के अंदर वो आता है, वो इजी टू डाइजेस्ट होता है, वो हम उनको दे सकते हैं। खीर हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और वेजिटेबल्स का सूप्स दे सकते हैं, दाल विथ वेजिटेबल्स दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, मतलब और कुछ राइस से बनी हुई, जैसे राइस का पाउडर आप बना लें उससे रिलेटेड भी दे सकते हैं। दलिया के अंदर हम पनीर या लोकलाइज सब्जियां या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को भी मैश करके प्रॉपर्ली चर्न करके उनको दे सकते हैं। तो इस टाइप की जो चीजें हैं यदि हम उनके अंदर देते हैं, ड्राई फ्रूट्स को भी हम शामिल कर सकते हैं, उसका बिल्कुल थिन बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में डाल करके उसको हम खीर के अंदर उसकी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने सेगो की खीर बनाई या राइस की खीर बनाई या सूजी की खीर बनाई, तो उसके अंदर उस पाउडर को हम यूज कर सकते हैं, जिससे कि उनका भी जो न्यूट्रिशन है वो मिले। उसके साथ उनको 1-2 चम्मच घी भी आप डाल सकते हैं, जैसे आपने बॉइल्ड आलू किया उसके अंदर आप घी का यूज कर सकते हैं, या दाल आप पिला रहे हैं तो उसके अंदर 1 चम्मच घी जरूर डालिए, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिले। पिंच ऑफ सॉल्ट डालें, ज्यादा सॉल्ट की जरूरत नहीं, लेकिन पिंच ऑफ सॉल्ट, जिससे कि सारे टेस्ट भी उनको डेवलप हो, कि उनको समझ में आए कि टेस्ट क्या है। तो धीरे 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 करके हम जो मेजर जो टेस्ट वाली जो चीजें होती है, जैसे खट्टा है, मीठा है, हल्का सा सॉल्ट है,
ऐसे करके उनको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जैसे अपना वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया, दही को इनको दे सकते हैं। दही के अंदर आप कोई वेजिटेबल भी मैश करके डाल सकते हैं, बॉईल करके मैश कर दिया आपने, पोटैटो डाल दिया या कैरेट डाल दिया, जिससे विटामिन ए भी उनको प्रॉपर मिले। कद्दू वगैरह भी यूज कर सकते हैं उसके अंदर। उसके अलावा पपाया यूज कर सकते हैं। इवन बनाना बच्चों के लिए बहुत अच्छा फ्रूट है, तो वो एक संपूर्ण आहार है। तो बनाना का शेक बना के भी दे सकते हैं, मैश्ड बनाना भी दे सकते हैं, एप्पल का स्ट्यूड बना कर भी दे सकते हैं, हल्का सा बॉईल करके उसको मैश करके दिया जा सकता है। मैंगो का सीजन है तो मैंगो का पल्प निकाल करके उनको दिया जा सकता है। तो इस टाइप से बहुत सारी चीजें बच्चों को दे सकते हैं। और हर ट्रेडिशन के अंदर, चाहे वो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है या साउथ से बिलोंग करता है या राजस्थान से बिलोंग करता है, कुछ ना कुछ उनकी ट्रेडिशनल सप्लीमेंट्री वाली भी जो पूरक आहार भी होते हैं। तो उन चीजों से भी उनको दिया जाना चाहिए, वो चीजें सारी दिए जानी चाहिए जो जिससे कि वो अपने ट्रेडिशनल जो उनका फूड्स है उसका भी टेस्ट उनको डेवलप हो। जैसे अभी अपन रागी की बात करते हैं या बाजरे की बात करते हैं, या जैसे अपने यहाँ ये सब जो राजस्थान के अंदर दिए जाने वाली चीजें हैं, तो उनसे भी बच्चों को दिया जा सकता है। तो सॉफ्ट, इजी टू कुक, नॉर्मल टेम्परेचर, टेस्ट प्रॉपर, तो और हमेशा बदल बदल के चीजें दें उनको। कुछ लड्डू वाला फॉर्मेट भी दे सकते हैं, जैसे आपने ओट्स का बना दिया या ड्राई फ्रूट्स के साथ डाल करके बना दिया या मल्टीग्रेन्स का लड्डू बना दिया। मतलब ऐसी चीजें जो उनको हैंड पिक भी हैं, जिससे वो इजीली भी खा लें और उनको न्यूट्रिशन भी प्रॉपर मिले। तो इस टाइप से उनको जो है, और दिन भर में 3 से 4 बार थोड़ा थोड़ा करके खिलाएं। जब भी बनाए वो फ्रेश बना करके फ्रेश ही उसको कंज्यूम करा दें। रख करके नहीं दें कि आप फ्रिज में रख दें बहुत सारा बना करके और उसको दें। हमेशा जब भी देना है आप फ्रेश उसको बना करके दें। उसका जो मात्रा है वो उतनी ही बनाए। मतलब इन चीजों को अपन ध्यान रखते हैं तो बच्चों का न्यूट्रिशनल मतलब जो 1 साल के बच्चे की हमने बात की है वो अच्छा होता है, क्योंकि उसको प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है, उसको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, उसको विटामिन ए की रिक्वायरमेंट है। आयरन तो 6 मंथ्स तक होता है, लेकिन 6 मंथ्स के बाद भी उनको आयरन डिफिशियंसी भी होने लग जाती है, तो आयरन की तरफ भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। डायरियल प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए प्रोबायोटिक भी जरूरी है, तो कर्ड, छाछ, लस्सी वो भी शामिल करें। तो इस टाइप से उनके डाइट को हम बना सकते हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमको उनको रीजनल और ट्रेडिशनल फूड जो है वो भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। कहा जाता है ना, राजस्थान में जो मोटा अनाज जो है, जिसको मोटा अनाज कहते हैं, वो काफी उसके अंदर पोषण होता है, और वो हम बच्चों को खिलाएं, और ताकि उनको उसका टेस्ट भी पता चलेगा और न्यूट्रिशन भी जो है वो उनके शरीर में पहुंचेगा, और वो अपनी, कहते हैं ना, जड़ों से जुड़े रहें। अनाज खाकर भी वो अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे। चलिए, एक चीज और बताइए अंजलि जी की जो हम अगले स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 3 साल से लेके और 7 साल तक के बच्चों के लिए है। इसमें कितनी कैलोरी इन बच्चों को चाहिए होती है और किस तरह की डाइट इनको दी जानी चाहिए ताकि इनका शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो प्रॉपर हो सके? देखिए, 1200 से 1500 तक इनको कैलोरीज हम एक रैंडमली कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी अपने एज स्पान लंबा लिया है, तो एग्जैक्ट नहीं, पर उसको 1200-1500 के आसपास अपन कैलोरीज कर सकते हैं। 20-25 ग्राम तक इनको प्रोटीन्स रिक्वायरमेंट है। हाई बायोलॉजिकली अच्छा प्रोटीन्स इनको दें। और क्योंकि ये जो एज है वो थोड़ा सा स्कूल गोइंग भी हो जाती है। 6 आपने शायद 3 से 7 साल, तो मतलब स्कूल भी जाने लग जाते हैं, तो उनके लिए आपको टिफिन भी बनाने पड़ते हैं, क्योंकि प्री प्राइमरी भी होता है आजकल, फिर उसके अकॉर्डिंग। तो ये है कि आप घर से कुछ ना कुछ उसको खिला करके भेजें। टिफिन बहुत अच्छा, टिफिन के अंदर भी मोस्ट कलरफुल आप फ्रूट्स डालें, क्योंकि इस समय क्या होता है कि बच्चे अट्रैक्शन कलर्स कॉम्बिनेशन से, उनके टेक्सचर से, उनके कलर से, ये उनको रहता है, उनको वेराइटी बहुत ज्यादा अच्छी चाहिए होती है। तो इस टाइप से उनको आप टिफिन भी बहुत उनका अच्छा रहे। प्लस जब वो घर आए तो ये ध्यान में रहे कि आप उसके साथ खाना खाने बैठे, क्योंकि वो सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत जो एज ग्रुप है बहुत चंचल रहता है, तो कई बार वो खेलने में रह जाते हैं, तो उनका न तो उनको पानी पीने का ध्यान रहता है और ना उनको खाना खाने का। तो कुछ ना कुछ उनको लिक्विड्स भी बीच बीच में देते रहे, हेल्दी लिक्विड, जैसे छाछ दे दी, कोई घर पे बना हुआ आपने नींबू पानी का शरबत दे दिया, कुकम शरबत दे दिया, फ्रूट जूसेस दे दिए। मतलब उनको थोड़ा थोड़ा कैलोरीज हम देते रहे। और जो आपका मेजर मील्स है, जो आपकी जो संतुलित आहार की थाली है, वो जरूर उनको देना जरूरी है, जिसमें चटनियां हो, राइस, दाल, एक वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल हो तो बहुत ही अच्छा है, कर्ड हो, रायता हो, तो इस टाइप से पूरा खाना दें।
छोटे छोटे मील्स के अंदर शाम का जो स्नैक्स दे रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा रोल अदा करता है, क्योंकि उससे आपकी खेलने की एनर्जी, जो शाम को बच्चे खेलते हैं, वो रहती है। तो उस समय भी कुछ फ्रेश आप स्नैक्स बनाकर, जैसे उपमा, पोहा या कुछ उत्तपा, इस टाइप का कुछ बना के दे सकते हैं। सैंडविचेस वगैरह भी दे रहे हैं, तो वंस अ व्हाइल आप सैंडविचेस भी दे सकते हैं उनको, और चीला वगैरह दे सकते हैं। तो इस टाइप का दे, शेक्स दे सकते हैं उनको, जिससे कि कई बार मिल्क बच्चे पीना पसंद नहीं करते हैं, तो आप उनको शेक्स फॉर्म में दे सकते हैं। कुछ खीर आपने बना दी, या घर पे कुछ आइसक्रीम टाइप, इस टाइप का कुछ बना दिया आपने, मतलब फ्रूट्स वाला डाल करके उसको बना दिया, तो एक थोड़ा सा क्रिएटिविटी के साथ हम उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि उनका टेस्ट भी डेवलप हो जाए और अट्रैक्शन भी रहे। तो इस टाइप से यदि हम थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो नेचुरली उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस प्रॉपर रहेगा। और ये जरूर एश्योर करते रहे बीच बीच में कि उनको किसी प्रकार की कोई डिफिशियंसीज क्रिएट ना हो, क्योंकि कई बार बच्चों में देखा गया है कि वर्म्स हो जाते हैं, या वो मिट्टी खाने का रहता है, तो कई बार कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो कैल्शियम की कमी या विटामिन डी की कमी ना हो इनके बॉडी के अंदर, तो ये एश्योर करना चाहिए कि कैल्शियम रिच चीजें, जैसे कि अपन सेसमे सीड्स दे सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां दें, अनार दें, इनके अंदर कैल्शियम सोर्सेज बहुत अच्छा है। खसखस के दाने इनके खीर या किसी चीज में डाले जा सकते हैं, जो कि कैल्शियम से एनरिच है। विटामिन डी के लिए थोड़ा सा सन एक्सपोजर करने के लिए एश्योर करें कि थोड़ा देर वो मतलब जब सूरज की रोशनी है उस समय थोड़ा सा खेले उनके, मतलब उस दौरान, मतलब उनको सन एक्सपोज कहीं ना कहीं से हो जाए, या आप उनको कुछ ना कुछ वहाँ आउटडोर गेम्स वो खेल सकते हैं। तो इस टाइप से भी हम करते हैं। दिन भर में आप पानी के शॉर्टी रखें कि पानी भी बच्चा दिन भर में पीता रहे। अदरवाइज कई बच्चों में इस एज ग्रुप के अंदर कॉन्स्टिपेशन और सीवियर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स होती है, और आगे चलकर वो एसिडिटी और सीवियर कॉन्स्टिपेशन और भी ज्यादा वो डे बाय डे बढ़ता जाता है। इसलिए जो फूड हैबिट्स हैं उनको शुरुआत से ही डेवलप करने की कोशिश करें, जिससे कि आदत बन जाएगी उनकी। जी। तो एक चीज और बताइए कि इसके साथ ही कि ऐसे बच्चों का जो है वो डिनर जो है वो किस तरह का होना चाहिए, और किस तरह की उनमें सावधानियां हम बरत सकते हैं उनका डिनर बनाते समय। जी, डिनर उनको कोशिश करनी है कि हम जितना लाइट अच्छा दे सकें, जिससे कि कहीं ना कहीं उनकी नींद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बहुत ज्यादा हैवी डिनर खा लिया या बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड्स खा लिया तो उनको अनईजी हो सकता है। तो कोशिश करें कि लाइट मील्स के अंदर आप उनको सोया नगेट्स डाल करके पुलाव दे सकते हैं, या एग का कुछ आइटम दे सकते हैं, या एग का ऑमलेट आप बना करके दे सकते हैं। इडली सांभर वगैरह दिया जा सकता है। यदि लोकल फूड्स खाना चाह रहे हैं तो खिचड़ी दिया जा सकता है, दाल राइस दिया जा सकता है। तो ये इजी टू डाइजेस्ट है। या स्टफ चपाती के साथ आपने फ्रूट रायता दे दिया, ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि आपका सीरियल, पल्सेस, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें इनके अंदर इनकॉर्पोरेट हो गई। तो कोशिश करना चाहिए कि कहीं ना कहीं इनके खाने में दूध और दही से रिलेटेड चीजें भी रहें, तो उनका वो जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाए। दिन भर में कम से कम 2 कटोरी दालें खाएं। अंकुरित खा रहे हैं तो उसके अंदर कई जो दालें हैं उनको मिला करके आप बना सकते हैं। जैसे आपने राजमा भी मिला दिया, उसमें चौले भी मिला दिए, थोड़ा सा काला चना भी ले लिया, या कई बार मूंग स्प्राउट्स का अलग से बना दिया। तो दिन भर में यदि दालें 1-2 बार जाएंगी तो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। पनीर का पराठा वगैरह इनको दिया जा सकता है। तो इस टाइप से जो है वो 2 या 3 आइटम दे, लेकिन वो काफी अच्छे और न्यूट्रिशियस आइटम दे रहे हैं। साथ में उनको होममेड चटनीज आप दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इम्यूनिटी बूस्टर चीजें भी आप उनको देते जा रहे हैं। और रात में जब वो सोए तो सोते समय एश्योर करें कि ग्लास ऑफ मिल्क दें। मिल्क के अंदर आप दालचीनी डाल करके दे सकते हैं उनको, या इलायची डाल करके उनको दे सकते हैं, या ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना करके दे सकते हैं। कभी खजूर दे सकते हैं, छुआरे उसके अंदर या रेजिन्स डाल करके ले सकते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस उसमें करते रहें। पर कमर्शियलाइज पाउडर्स की जगह आप होम बेस्ड इस टाइप के कुछ न्यूट्रिशियस पाउडर्स बनाएं और वो हमको दे। तिल का पाउडर आप डाल सकते हैं उसके अंदर। तो तिल है, मिक्स ड्राई फ्रूट्स आपने बना लिया, कभी क्रश करके मखाने डाल दिए। तो कहीं यदि आप डिनर में भी लैकिंग हो रही है चीज, डिनर प्रॉपर नहीं जा पा रहा है, तो कम से कम रात में आप जो दूध दे रहे हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ सप्लीमेंटेशन जाएगा, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी उस दिन की। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि हमको उनकी जो डिनर का जो डिनर है उस पर भी बिल्कुल ध्यान देना है, ताकि न्यूट्रिशन जो है पूरे दिन का आपने अच्छे से उसका न्यूट्रिशन मेंटेन करके रखा और रात को कुछ ऐसा खिला दिया तो वो पूरे दिन की मेहनत जो है वो खराब हो सकती है। तो उसका भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है डिनर के टाइम पे। और उसके लिए रात को जो है सोते वक्त किस तरह का दूध जो देना है उस पर भी आप विशेष ध्यान दें, और ये सावधानियां बरतते हुए आप चलेंगे। इस समय जैसे कोविड टाइमिंग्स है, सो यू कैन ऐड हल्दी ऑल्सो। उसके अंदर हल्दी भी आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि इम्यूनिटी भी उनकी प्रॉपर रहे।
आप पिंच ऑफ डालें, ज्यादा नहीं डालने की जरूरत। रेगुलर यूज करें हल्दी, या फिर है ना मतलब ऑल्टरनेट डेज में यूज कर सकते हैं हल्दी? आप पिंच ऑफ हल्दी उसके अंदर डाल सकते हैं। इवन सूंठ का पाउडर या अदरक उसके अंदर आप डाल सकते हैं। अदरक का सूखा हुआ पाउडर भी आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, काली मिर्च यदि पसंद है उनको तो थोड़ा सा पिंच ऑफ काली मिर्च भी उसमें डाल सकते हैं। तो ये चीजें क्या करेंगी, या तुलसी के पत्ते आपने दूध जब आप बॉईल कर रहे हैं तो आप उसके अंदर डाल दीजिए। तो ये उनके लिए इम्यून सिस्टम को भी उनका सेफ करने का काम करेंगी, स्ट्रॉन्ग करेंगी उनको। तो ये चीजें भी अपन एड ऑन कर सकते हैं मिल्क के अंदर। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि हम मिल्क, रात के मिल्क में बच्चों को क्या क्या चीजें दे सकते हैं एज ए इम्यूनिटी बूस्टर। क्योंकि आज का समय जो है वो बच्चों के हिसाब से बेहद, आने वाले टाइम में जिस तरह से बोला जा रहा है कि बच्चों के ऊपर इस कोविड का जो है वो असर देखा जा सकता है और तीसरी लहर इनके लिए खतरनाक मानी जा रही है। तो हम अभी से बच्चों की इम्यूनिटी को अच्छा स्ट्रॉन्ग बना के रखेंगे। और किस तरह से बनाएंगे वो अंजलि जी ने आपको बताया ही है कि किस तरह से आप बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं आप। एक और बात बताइए अंजलि जी कि बढ़ते बच्चों की जो डाइट है उसमें क्या 6 चीजें आप मुझे बताएं कि ये 6 चीजें अहम होनी ही चाहिए उनके दिन भर की डाइट के अंदर। मतलब के न्यूट्रिशन जो है, 6 न्यूट्रिशन कौन कौन से हो सकते हैं जो उनकी दिन भर की जो मील्स हैं, 3 मील्स जो अहम मील्स हैं वो उनमें होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ग्रोइंग एज के लिए यदि आपने चुना है कि जैसे अपन किशोरावस्था की बात करते हैं, उस समय मतलब ग्रोथ स्पर्ट जो रहता है वो रहता है। तो उस समय सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बॉडी का में भी टूट फूट मरम्मत होती रहती है। उसके अलावा उनकी हाइट बढ़ती है, उनके अंदर हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं। तो प्रोटीन से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं वो उनके डाइट में होना चाहिए। जैसे दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, एग्स खा सकते हैं, मतलब यदि वो लोग वैसे एग्स को पसंद करते हैं या एग्स लेते हैं तो। और नॉनवेज यदि लेते हैं तो उसके अंदर आप चिकन, फिश, ये एक अच्छी चीजें हैं, ये ले सकते हैं। हम दालों की बात करते हैं तो सोयाबीन में बहुत अच्छा प्रोटीन्स है, या राजमा बहुत अच्छा है, वो उनके डाइट में अपन डाल सकते हैं। मिक्स दालों को यूज कर सकते हैं, अंकुरित दालों को ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को उनके डाइट के अंदर डालें, क्योंकि फैट कंटेंट का भी बहुत अच्छा रोल होता है। वो फैट सॉल्युबल विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फैट्स, लेकिन राइट टाइप ऑफ फैट, नॉट प्रोसेस्ड चीजें। आप ड्राई फ्रूट्स दीजिए उनको, चिया सीड्स दीजिए, सनफ्लावर पंपकिन सीड्स दीजिए, घी खिलाइए थोड़ा सा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेचुरल जितने भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स हैं वो उनको दे सकते हैं, कोकोनट ऑयल्स दे सकते हैं, कोकोनट वैसे भी खाने के लिए दे सकते हैं। तो प्रोटीन से अधिक चीजें सारी हो गई। उसके अलावा और अनाज, जितने भी अनाज है वो सभी के डाइट के अंदर हो, केवल व्हीट नहीं हो, रागी हो, ज्वार हो, बाजरा हो, मक्का हो, जितने भी हो वो सब दे सकते हैं आप। अमरंथ का पाउडर भी इनके डाइट के अंदर डाला जा सकता है। वो एंटीऑक्सीडेंट्स भी रिच है, फाइबर रिच भी है, विटामिन ए बहुत अच्छा उसके अंदर है। तो वो पाउडर भी इनके डाइट में डाला जा सकता है। राजगिरे का पाउडर डाला जा सकता है, सिंघाड़े का आटा हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजों के अंदर न्यूट्रिशियस चीजें हैं। इवन सामक जो चावल होते हैं वो भी बहुत इजी टू डाइजेस्ट होते हैं, बहुत अच्छा चीज है वो, और उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन्स है। किनोवा में बहुत अच्छा प्रोटीन्स है। तो ये चीजें इनके डाइट में हो। तो प्रोटीन्स होना चाहिए, राइट सोर्सेस से फैट होना चाहिए, वाटर का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, कार्ब्स होना चाहिए, क्योंकि बढ़ते बच्चे हैं तो उनको कार्बोहाइड्रेट, सतत एनर्जी की जरूरत है। लेकिन कार्ब्स के लिए मैं ये जरूर कहूंगी कि बहुत ज्यादा रिफाइंड कार्ब्स ना दें, मैदे की बनी हुई चीजें ना दें, साबुत अनाज है या होल व्हीट को, या होल जैसे कहना चाहिए बहुत छना हुआ अनाज उनके खाने में नहीं हो। वेरिएशंस ऑफ ग्रेन्स इनको दें, उनके आइटम आप बना करके दे सकते हैं। तो जैसे स्टफ चपाती हो गया, या आप सत्तू वाले फॉर्म में इनको दे सकते हैं, या मल्टीग्रेन का कोई आपने चपाती बना दिया, या मल्टीग्रेन पराठा बना दिया, चीला बना दिया, उपमा, पोहा, इस टाइप की चीजें इनके डाइट के अंदर अपन डाल सकते हैं। इसके बाद आती है विटामिन और मिनरल्स की बारी। आयरन, कैल्शियम बहुत जरूरी है इस समय। स्पेसिफिकली यदि ग्रोइंग एज में गर्ल्स की बात करते हैं तो उनके पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 इनकी कभी कमी नहीं हो। सो जितनी भी बीन्स हैं वो उनके डाइट में डालना चाहिए। जैगरी इनके डाइट में डाल सकते हैं अपन। आयरन सोर्सेस के लिए ड्राई फ्रूट्स इनके डाइट में अंदर डाले जा सकते हैं। तो आयरन रिच चीजें होना चाहिए, विटामिन C होना चाहिए क्योंकि आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है। तो जितने खट्टे फल हैं वो होना चाहिए।
पीले फल, ऑरेंज फल इनके डाइट में आए, क्योंकि उसमें विटामिन ए है, क्योंकि ग्रोइंग एज है प्लस स्कूल एज है, तो वो सब होना चाहिए। और फाइबर होना चाहिए। फाइबर रहेगा तो कभी भी ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी बच्चों में नहीं आएगी, क्योंकि चाइल्डहुड ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है। तो प्रोसेस की जगह हम फाइबर वाली चीजें, जितना भी फाइबर हो वो उनके डाइट के अंदर जाए, तो इस टाइप से अपन रख सकते हैं ग्रोइंग एज में बच्चों के लिए। अंजलि, एक चीज बताइए, बच्चे है ना खाने में सबसे ज्यादा नानुकुत करते हैं और अपनी चॉइसेस रखते हैं। दूसरी बात ये कि फास्ट फूड के प्रति जो है उनका झुकाव जो है वो ट्रेडिशनल फूड से ज्यादा होता है। इसका रीजन क्या है? किस तरह से? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई मदर्स जो है वो ये भी कंप्लेन करती हैं कि वो किसी भी तरह से, किसी भी स्टाइल से, चाहे वो इनोवेशन करके भी उनको खिला रही हैं ट्रेडिशनल फूड में, लेकिन फिर भी बच्चे जो है वो उस तरह से नहीं खाते जिस तरह से वो, जितने चाव से वो फास्ट फूड खाते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है? क्या किस तरह की उनकी मानसिकता है इसको लेकर? इसके बारे में थोड़ा बताएं। और अगर ऐसा है तो उसके लिए मदर्स को और क्या ऑप्शंस अपनाने चाहिए? फास्ट फूड की जहां तक बात है कि फास्ट फूड जो है, एक बार यदि खाना स्टार्ट करते हैं तो यदि हम किसी बर्गर की, पेस्ट्री की, पैटीज की या इस टाइप की चीजें की बात करते हैं हम, या आजकल बच्चे जो पिज्जाज बहुत ज्यादा खाने लगे हैं, इन सभी के अंदर ऐसे कंटेंट्स हैं कि आपको वो साइकोलॉजिकल, आपको उसकी क्रेविंग्स होती है बार बार कि वो आपको खाना ही खाना है ना। उसके अलावा ये चीज है कि उनका जो टेस्ट है उसमें कुछ ऐसे चीजें हैं, जैसे हम चाइनीज फूड की बात करते हैं तो उसके अंदर अजीनोमोटो है, तो से लगता है उनको क्रेविंग होती है बार बार कि वो खाना है, वो पर्टिकुलर एक टेस्ट होता है, लेकिन ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उससे क्रिएट हो सकती हैं। उसके अलावा कुछ इसके अंदर शुगर की कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो एक बार तो उनको खाने के बाद लगता है कि बहुत अच्छी एनर्जी और वो सब मिल गया, लेकिन जितने जल्दी वो खा लेते हैं वापस उनको ऐसा लगता है कि नहीं, वापस मुझे ये चीज खानी है। तो ये जो इस प्रकार का क्रेविंग्स है, फूड क्रेविंग्स है फॉर बेकरी आइटम्स या अदर चीजों के लिए, या फास्ट फूड की आपने बात की, तो इनके अंदर पर्टिकुलर कुछ ऐसी जो कहना चाहिए कि चीजें होती हैं जिसका कि केमिकली रिएक्शन होता है बॉडी में, और फिर वो वापस रिकरेंट क्रेविंग्स होती है उसकी। तो अच्छा है ना। तो और इसमें जैसे ये वाली जो सारी चीजें आपने बताई कि फास्ट फूड्स वगैरह खाते हैं, तो उसमें जो टेस्ट बेसिकली जो बढ़ाने का काम करते हैं वो है रिफाइंड फ्लोर्स। रिफाइंड फ्लोर से कई बार लगता है बच्चों को कि टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है चीजों का, तो इसीलिए वो बार बार उस चीज की डिमांड करते हैं खाने की। तो कोशिश ये करनी है कि ठीक है, आप उनको बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं कर सकते, आप उनकी फ्रीक्वेंसी के लिए बढ़ा दें कि हम एक काम कर सकते हैं कि उसको हम, जो आप एवरी डे या हर सेकंड थर्ड डे मांग रहे हैं, उसकी जगह हम उसको 15 से 20 दिन के अंदर देंगे। दूसरा, पोर्शन कंट्रोल हम उनके कर सकते हैं। तीसरा, हम उनका हेल्दी वर्जन कर सकते हैं, जैसे पिज्जा के बेस की बात की या बर्गर के बेस की बात की, तो हम कहीं ना कहीं उसमें होल व्हीट फ्लोर्स यूज कर सकते हैं कि भाई आप जो भी फ्लोर्स यूज कर रहे हैं या जो बेस बन रहा है कम से कम वो अच्छा हो। उसकी गार्निशिंग के लिए उस पर आप हेल्दी इंग्रेडिएंट्स यूज कर सकते हैं, जैसे चीज खाएं, प्रोटीन्स के लिए बहुत अच्छा है, चीज है, पनीर है, कुछ सीड्स को, हेल्दी सीड्स को यूज कर सकते हैं, ग्रीन लीव्स को हम यूज कर सकते हैं, कैरेट हो गया, टोमेटोज हो गए, तो इन सभी के अंदर बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इनको हम उनके अंदर यूज करें। चेरी को हम यूज कर सकते हैं, तो थोड़ा सा उनका जो वर्जन है वो हेल्दी बना दें। जो डिप्स आप बना रहे हैं, तो बाहर के डिप्स की बजाय जैसे कर्ड ड्रेसिंग्स दी जा सकती हैं, या कर्ड से रिलेटेड आप कुछ बना सकते हैं। जो आप मेयोनीज वगैरह खा रहे हैं उससे तो कहीं अच्छा है कि हम घर की चटनियां यूज करें। थोड़ा थोड़ा उनको टेस्ट, मैंने कहा कि घर के ट्रेडिशनल फूड के लिए उनको टेस्ट हल्का डेवलप आप करते हैं, तो ये चीजें हो सकता है कि धीरे धीरे उनकी फ्रीक्वेंसी आप कम करने की कोशिश कर सकते हैं। उनके साथ आप उनको फ्रूट चाट दे सकते हैं, जिससे कि उनका पेट जल्दी भरे, क्योंकि आपने फाइबर उनके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया है। उनको साथ में पीने के लिए लस्सी या छाछ इस टाइप की चीजें दें, या मिल्क शेक्स आप बना करके दे सकते हैं, क्योंकि जब वो इस टाइप की चीजें खाएंगे, पोर्शन कंट्रोल करके खाएंगे, साथ में लिक्विड्स भी ले रहे हैं, हेल्दी ले रहे हैं, तो नेचुरली कठिन होता है वो सब करना, थोड़ा सा मदर्स के लिए टफ चैलेंज है, लेकिन कोशिश यदि आप करते रहते हैं, लगातार उसमें क्रिएटिविटी और वेरिएशंस करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं। बच्चों को भी आप जैसे जब आप परचेजिंग के लिए जाएं तो उसको अपने साथ ले जाएं। न्यूट्रिशन इसमें क्या है, कभी कभी उनको भी एक हेल्दी मैनर के अंदर बताएं कि आप जो खा रहे हैं बेटा, इसके अंदर ये न्यूट्रिशन है, इससे आपकी बॉडी पे, तो मतलब उनको उनके लेवल पे आके उनको आप समझा सकते हैं। उनको आप कुकिंग में अपने साथ रख सकते हैं, आप उनको साथ बिठा कर खाना खिला सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी सी जो चीजें हम चेंज कर सकते हैं, उससे उनका बिहेवियर चेंज होगा। स्पेसिफिकली जो हेल्थी डाइट की तरफ उनको ले जाने के लिए
जो उनका वो बिहेवियर ही चेंज कर रहे हैं, तो उसमें काफी हेल्पफुल मिल सकती है जो टिप्स हैं वो। अंजलि जी, आपने दो इसमें महत्वपूर्ण बातें बताई है। पहली तो ये है कि बाजार में जो बिक रहा फास्ट फूड है उसका आप हेल्दी वर्जन अपने घर में किस तरह से दे सकती हैं, और दूसरी बात ये कि जब भी आप शॉपिंग करने जाएं तो बच्चों को एफएमसीजी की जब आप शॉपिंग करें तो उसमें बताएं कि आप जो खा रहे हैं उसमें किस तरह का न्यूट्रिशन लेवल है, और जो आप जिस चीज को खाना पसंद कर रहे हैं बाहर की, उसका भी आप बताएं कि उसमें किस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया गया है जो आपके लिए हार्मफुल हो सकती हैं। फिर पिक्चराइज या वीडियो वाले फॉर्म भी दिखा सकते हैं कि चाइल्डहुड ओबेसिटी से रिलेटेड भी कई वीडियोस और कई बुक्स में भी इस टाइप का मटेरियल अवेलेबल है। तो उनकी जिस प्रकार की रुचि हो, कई बच्चों को वीडियोस देखने में, तो इस प्रकार की इंस्पिरेशनल वीडियोस दिखाएं उनको कि भाई ये उनका ये था, खाने का लेवल ये था, एक्टिविटी वो कर नहीं रहे थे, उसके कारण उनको ये प्रॉब्लम हुआ, आगे चलकर ओबेसिटी हुई, कार्डियक प्रॉब्लम्स हुए। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगेगा कि नहीं, मुझे अपने डाइटरी हैबिट्स में सुधार करना है, मुझे लगातार मूवमेंट में रहना है, एक्टिविटी रखनी है, मेरा चॉइस जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, पानी मुझे प्रॉपर लेना है, या सीजनल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को खाना है। मतलब छोटी छोटी चीजों में हम चेंज कर सकते हैं। नमक है तो नमक का जो है कंजम्पशन कम से कम खाना है, क्योंकि जो फास्ट फूड है इसमें नमक बहुत ज्यादा है। जो अभी की रिकमेंडेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो कि 5 से 7 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना है। तो जब हम बात करते हैं तो 5 ग्राम से ज्यादा नमक तो बहुत ज्यादा जा रहा है। और होम डाइट के साथ में यदि आप ये फास्ट फूड कर रहे हैं तो डबल ट्रिपल हो जाता है वो सॉल्ट का कंजम्पशन। यदि हम फास्ट फूड की बात करते हैं तो उसके अंदर, या जो सॉल्टी स्नैक्स यदि एडिशनल जो हम खाने के अलावा खाते हैं, तो दिन भर भी यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो सॉल्ट का कंजम्पशन भी ज्यादा है। तो आजकल जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स हैं कई बच्चों में अर्ली एज के अंदर 18-19 साल में हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनका सीडेंट्री जो है लेवल है, या उनका जो लाइफस्टाइल है, या ईटिंग पैटर्न प्रॉपर नहीं है, इसके कारण ये सब जो प्रॉब्लम्स बच्चों में, डायबिटिक प्रॉब्लम्स हैं या कार्डियक प्रॉब्लम या कार्डियक अरेस्ट बच्चों को आते हैं, तो कहीं ना कहीं, या हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम छोटे बच्चों में भी आजकल देखी जा रही है। तो इसलिए भी जरूरी है कि इन चीजों की तरफ ध्यान दें और अपने डाइट की तरफ स्पेसिफिकली ध्यान रखें। जी हाँ, बिल्कुल। डाइट की तरफ बच्चों की काफी ध्यान देना है, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी यही है और इसी से हमारा देश भी जो है वो स्वस्थ बनेगा। बच्चे स्वस्थ रहेंगे, आगे की पीढ़ी स्वस्थ रहेगी, तो हमारा देश भी स्वस्थ बनेगा। खैर, अब उम्मीद है कि आप सभी को इस एफबी लाइव के जरिए पता चल गया होगा कि कोविड काल में और वैसे बच्चों की इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अंजलि जी, आप हमारे शो में आई और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार क्लब के इस एफबी लाइव में हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।